हेलो दोस्तों, टेकर पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपनी दोस्तों ग्रुप डी मैथ प्रैक्टिस चल रही है और एसएससी जीडी एंड यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए मैथ प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है ए बराबर 1/a-5 है तो और ए का मान 0 से बड़ा है तो a प्लस 1/a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको शुरुआत करते हैं इसको लगाने की। दिया है दोस्तों a बराबर 1/a-5। अगर दोस्तों तो हमारे पास a का मान तो दिया है 1/a-5, तो हम इसको a-5 1/a भी तो लिख सकते हैं। a-5 है, ये है दोस्तों, ना समझ लेना। ए यहाँ पहुँच जाएगा, a-5 यहाँ पहुँच जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा, तो ये दोस्तों 1/a का मान a-5 हो गया। तो अब आगे a-1/a बराबर 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इस साइड आया, ए इस साइड आया, यानी हमारे पास 5 दोस्तों हमारा इस साइड आया तो प्लस का हो गया और 1/a हमारा इस साइड आया तो माइनस का हो जाएगा। तो a माइनस 1/a का मान 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास a माइनस 1/a का मान 5 आ गया और हमसे पूछा है a प्लस 1/a का मान। तो दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है, अगर आपको सेम संख्या में या फिर सेम पावर में अगर हमारे माइनस कर दिया है और इसमें प्लस में जाना है तो हमारे पास सूत्र होता है n² - 4 प्लस माइनस होता है दोस्तों यहाँ पे। अब हमें ये देखना है, हम जाना काय में, हमें प्लस में जाना तो प्लस का साइन यूज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो n हमारा जो निकला है n हमारा ये होता है। ठीक है दोस्तों, ये संख्या होती है। तो 5 का 25 और हमें जाना है प्लस में, तो प्लस का साइन यूज किया 4। ठीक है दोस्तों, तो 25 और 4 29, यानी √29 हमारे पास आंसर आ गया। ये वाला दोस्तों फार्मूला बहुत ही मोस्ट फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, अगर इसका मान दिया होता a² माइनस 1/a² का मान 5 आया होता, एक मान लो आप, और कह देता a प्लस 1/a का स्क्वायर का मान बताइए, a² प्लस 1/a के स्क्वायर का मान बताइए। तो दोस्तों देखो पावर सेम है, a² बस साइन चेंज है, तो हमें डायरेक्ट इसी में पहुंचना है, तो हम इस फार्मूला का यूज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका ही मान क्या आएगा, 29 ही आएगा। ठीक, लेकिन संख्या हमारी पर वैसे में दूसरी निकलेगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों, आकृति दी गई है। दी गई आकृति में एक वृत्त चतुर्भुज ABCD, एक वृत्त यानी वृत्त इसके अंदर है, चतुर्भुज ABCD स्पर्श कर रहा है। यदि AB की लंबाई 2x + 3 है। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है हम लिख देते हैं इसको 2x + 3। BC की लंबाई 3x - 1, CD की लंबाई x + 6 और DA की लंबाई x + 4 है। तो क्या कह रहा है, x का मान बताइए दोस्तों। तो आपने दोस्तों एक प्रमेय पढ़ी होगी, वृत्त जीवा एवं स्पर्श रेखा चैप्टर में एक प्रमेय होती है, किसी भी वृत्त के स्पर्श रेखा जाके जिस बिंदु पर मिलती हैं यह दोनों आपस में बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, यानी वृत्त की स्पर्श रेखा जब बाहर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, बाहर किसी भी बिंदु पर काटती हैं, तो वह दोनों आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो ये स्पर्श रेखा तो है हमारी दोस्तों, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। यहाँ से देखें ये स्पर्श रेखा है, ये दोनों बराबर होंगी, ये बराबर होंगी और ये बराबर होंगी। ठीक है दोस्तों, अपन को इससे बताया है एक प्रमेय होती है, लेकिन इसकी एक प्रमेय और होती है कि इन दोनों का सामने वाली रेखाओं का योगफल
इन दोनों रेखाओं के योगफल के बराबर होता है। अब दोस्तों लोग कैसे, तो मैं इसको साबित कर देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा है कि आमने सामने की भुजाओं का योग इन दोनों भुजाओं की योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको साबित करता हूँ। जैसे मान लो मैंने आपसे बताया किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा जब बाहर बिंदु पर कहीं भी प्रतिच्छेद करती हैं तो दोनों आपस में बराबर होती हैं। तो मैं अपने मन से मान ले रहा हूँ आपको साबित करने के लिए कि मेरे पास ये 4 है और ये मेरे पास 3 है। ठीक है दोस्तों, यानी मान लो मैंने बिंदु ले लिया है ई, तो ए ई 4 है और ई भी 3 है, तो ये भी मेरे पास 4 होगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 4 होगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 हो गई। ये दोस्तों मैंने अपने मन से माना था, इसी तरह मैं अपने मन से इसको मान लेता हूँ। ये 5 है मेरे पास, तो ये भी 5 होगा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 है। ये बिंदु में रख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको मैं अपने मन से 4 मान लेता हूँ। ये 4 है और मेरे पास ये 4 है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये भी तो स्पर्श रेखा, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब देखो मेरे पास 4 3 7, मैंने कहा था सामने सामने की भुजाओं का योग इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो 4 और 3 7, 5 4 9, 9 7 16 हो गया, नहीं हो गया, यानी ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी बराबर दोनों भुजाओं का योग इन दोनों के योग के बराबर, यानी ए डी प्लस बी सी के बराबर होगा। 4 और 4 8, 5 3 8, 16 16 हुआ दोस्तों, नहीं हुआ। तो आपका ये भी एक प्रमेय मान लो आप, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं फिर। यानी हमारे पास ए बी का मान 2x+3 था, 2x+3, ठीक है दोस्तों। और डी सी का मान x+6 था, ये बराबर होगा ए डी और बी सी के। ए डी का मान x+4 था प्लस बी सी का मान 3x-1 था। जोड़ देते हैं इनको, 2 और 1 3x+9 बराबर 4x+3, ठीक है दोस्तों। हमारा 3 इस साइड गया तो x बचा और ये 3 इस साइड आया, यानी 6 बचा, यानी x का मान कितना आ गया हमारे पास 6। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर यानी 6। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस सवाल में आपको याद रखना है किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखाओं का बाह्य का प्रतिच्छेद बिंदु स्पर्श रेखाओं की लंबाई को आपस में बराबर होती है। दो स्पर्श रेखाएं जब किसी वृत्त से बाहर मिलती हैं, बाहर किसी बिंदु पर मिलती, बाहर बिंदु पर कहीं पे प्रतिच्छेद करती हैं, तो यह दोनों आपस में बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और ए बी डी सी बी सी और ए डी आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर नहीं होती है, मतलब इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, यदि क्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 1/4 हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा। अब दोस्तों सवाल में क्या पूछा है, सवाल में क्या हमसे कहा है कि यदि क्रय मूल्य दोगुना कर दिया, यानी पहले हमारे पास जो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस होगा, पहले तो कुछ हुआ रहा होगा ना हमारे पास, ठीक है, दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 1/4 होता है। यानी पहले हमारे पास जो सेलिंग प्राइस था, यानी सेलिंग प्राइस दोनों कंडीशन में हमारा सेम है, बस वो कह रहा है क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य को दोगुना कर रहा है। सेलिंग प्राइस को हमने माना, यानी विक्रय मूल्य को माना हमने सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस घटाएं, ये प्रारंभिक वाला है, तो पहले हमें जो लाभ होगा दोस्तों, वो हमें लाभ होगा 400 रुपये का। क्यों होगा आप बोलोगे, क्योंकि दोस्तों क्रय मूल्य को दोगुना करता है। यदि क्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 1/4 होता है। या फिर आप मान लो, अब जैसे हमने 400 माना है, अगर दोबारा में अगर हम सीपी से अगर दोगुना क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमारा जो लाभ होगा वो 1/4, यानी हमने देखो 400 का 1/4 कर, यानी 100 रुपये निकला हमारे पास।
नहीं समझ में आया अभी, ठीक है दोबारा बताता हूँ। यदि क्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, तो पहले हमारे पास क्रय मूल्य था कुछ भी मान लो, या मान लो सेलिंग प्राइस मान लो आप, ठीक है। पहले सेलिंग प्राइस था हमारे पास बाई, क्रय मूल्य था एक्स। अगर हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमारे पास लाभ आएगा नहीं आएगा? तो लाभ हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास जो, यानी कुछ ऐसी संख्या मानो जो 4 से कट जाए। मैंने इसीलिए 400 मानी, ताकि मुझे 1/4 करने में समस्या का सामना ना करना पड़े, ठीक है दोस्तों। चाहे तो मैं 4 भी मांग सकता हूँ, ये मैं 400 मान लिया, ठीक है। तो आप 4 ही माने कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 यानी जो 4 से कट जाए, ठीक है दोस्तों। तो सेलिंग प्राइस से अगर मैंने विक्रय मूल्य से मेरा क्रय मूल्य गया, तो मुझे जो लाभ हुआ वो 400 रुपये का लाभ हुआ था, यानी 400 रुपये परसेंटेज पर नहीं है, ठीक है। अगर मैं यही विक्रय मूल्य सेम है, अगर मैं क्रय मूल्य को दोगुना कर दूं, तो लाभ मेरा जो 400 का हो रहा था अब वह 1/4 हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा, क्योंकि 400 का 1/4 क्या होगा, 100, ठीक है दोस्तों। तो यानी बाई माइनस एक्स बराबर जो 400 है मेरे पास, और बाई माइनस 2x बराबर 100 है। समीकरण फर्स्ट बन गया, समीकरण सेकंड बन गया। तो अब मैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लूँ या उनकी वैल्यू निकाल लूँ, तो मुझे बन जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर ये 2y बन जाएगा, ये 2x बन जाएगा, ये 800 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। माइनस से गुणा कर देंगे, प्लस माइनस माइनस ये कट गया, यह दोस्तों बाई बचा, यहाँ 700 बचा, यानी बाई बराबर 700 है। बाई हमारा क्या था, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य था बाई, ठीक है दोस्तों। और एक्स का मान फिर कितना आएगा, एक्स का मान रख देते हैं, बाई का मान 700 है, एक्स इस साइड गया, यानी बाई माइनस एक्स बराबर 400 था हमारा, बाई का मान 700 है, एक्स इस साइड गया प्लस एक्स हो गया, 400 इस साइड आया, 400 घट जाएगा, यानी एक्स का मान हमारे पास कितना आया 300, यानी एक्स का मान आया हमारे पास 300, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको क्या समझ में आया, तो ये हमारा क्रय मूल्य है 300, ये विक्रय मूल्य था 700, ठीक है दोस्तों। अब लाभ प्रतिशत पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या है, यानी क्रय मूल्य तो हमारे पास 300 है, विक्रय मूल्य 700 है, तो लाभ कितने का हुआ 400 का। क्रय मूल्य पे तो होता है लाभ, इंटू 100, जीरो जीरो से कटेगा, यानी 400 में अगर हम 3 का भाग लगाएंगे तो 133, कुछ 133 से 1/3 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इसको चाहो तो मैं सेटिस्फाई कर सकता हूँ, देखना ऑप्शन के हिसाब से मैं लगा के दिखाता हूँ। मेरे पास विक्रय मूल्य था 700 रुपये और क्रय मूल्य था 300 रुपये। देखना 700 में से 300 घटाया, मेरे पास जो लाभ हुआ वो 400 का लाभ हुआ, ठीक है। अगर मैं क्रय मूल्य को दोगुना कर दूं, यानी 600 हो जाएगा, तो अब मेरे पास लाभ का 1/4 तो निकल के आ रहा है, जो कि 100 रुपये है। यही तो सवाल में कह रहा है कि लाभ का 1/4 हो जाता है अगर मैं क्रय मूल्य को दोगुना कर दूं, तो लाभ प्रतिशत हमारा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, यदि परिमाप 64 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। यानी उसने पूछा कि एक त्रिभुज है, उसका जो परिमाप है वो 64 है और अंतः त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, हमारे पास जो सवाल है परिमाप दिया है, अंतः त्रिज्या दी है, और हमें ना तो बताया है कि ये समकोण त्रिभुज है, कि समबाहु त्रिभुज है, कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या लगा उसकी भुजा निकाल लें और हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लेकिन हमारे पास जब कोई त्रिभुज का मान ही नहीं दिया है कि कौन सा त्रिभुज है। जब भी दोस्तों क्वेश्चन में आपसे कहे कि त्रिभुज का परिमाप है और त्रिज्या है, यानी आपको त्रिभुज का शो नहीं कर रहा है, यानी त्रिभुज बता ही रहा कौन सा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो परिमाप यानी अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा होता है अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा होता है अर्ध परिमाप इंटू त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। 2 से काटा 32, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
तो आपको क्या समझ में आएगी, जब भी त्रिभुज का परिमाप दे और अंतःवृत्त की त्रिज्या दे और आपको ज्ञात ना हो कि त्रिभुज कौन सा है, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाओगे अर्ध परिमाप इंटू अंतः त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला याद कर लेना, बहुत ही मोस्ट फार्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला याद कर लेना, इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, एक पेड़ आंधी में टूट गया है, उस पेड़ का शीर्ष भूमि के तल से यानी पृथ्वी से 30 डिग्री के कोण पर टिका है और उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीटर है, तथा अनुसार उस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। अब देखना दोस्तों, पेड़ कुछ इस तरह रहा होगा, पहले खड़ा था मेरा पूरा पेड़ मान लो, ठीक है, ये भूमि का तल है। अब यही पेड़ क्या हुआ कि आंधी चली तो वो गिरा, टूट के गिर गया। ठीक है दोस्तों, यानी ये मान लो यहाँ से टूट गया तो ये भूमि के तल से टिक गया। ठीक है, और जड़ तो यहाँ पे थी, पेड़ की जड़ यहाँ थी। ठीक है, तो जड़ से 30 मीटर दूर है, जो शीर्ष है उसका जड़ से 30 मीटर दूर है और 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ठीक है दोस्तों, जब ये 30 है तो ये तो समकोण त्रिभुज बनता है त्रिकोणमिति में, ये कौन सा है 90 डिग्री हुआ, ये कितने डिग्री हुआ 60 डिग्री हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आपको त्रिकोणमिति का एक बहुत ही, अब ये tan थीटा वाला तो फार्मूला बहुत पुराना हो चुका है दोस्तों, tan 30 बराबर लगाते रहेंगे वो अच्छा नहीं रहेगा, उसमें टाइम भी काफ़ी लगता है। आप दोस्तों एक डिजिटल फार्मूला याद रखो, हम दो बताते हैं हम आपको, एक होता है 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री पर। ठीक है, और दूसरा होता है 45 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री पर। अगर दोस्तों ये 30 है, ये 60 है, तो इसी तरह ये 45 होगा, ये भी 45 होगा और ये 90 होगा, तब तो त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 अंश आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये दो आपको थीटा से संबंधित रखने हैं और मैंने की वैल्यू बताता हूँ वो आपको याद रखना है, तो आपका तुरंत ही त्रिकोणमिति का सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, तो रूट कॉट थीटा कॉट 30 के सामने वाली भुजा होती है 1, 60 के सामने वाली भुजा होती है √3 और 90 के सामने वाली भुजा होती है 2, या फिर ठीक है दोस्तों, ये इसको याद नहीं करना है, हकीकत में होता है। जैसे हम लगाएंगे, अगर मान लो tan 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, नहीं होता है दोस्तों। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, लंब बटे आधार, तो tan 30 का जे लंब हुआ, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और नीचे आधार होती है, तो लंब का मान 1 हुआ और आधार 3 हुआ। ठीक है, अगर ये 3 है, ये 3 है और एक 1 है, अब इसको अगर समकोण, अगर इसमें हम लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर लगा देंगे तो ये 2 बचेगा, 2 बन जाएगा हमारा कर्ण। तो यही दोस्तों अनुपात है हमारे हिसाब से। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है 1 और 60 के सामने वाली भुजा होती है √3 और 90 के सामने वाली भुजा होती है 2। इसी तरह दोस्तों इसमें 1 1 √2, ये अनुपात आपको दोस्तों याद रखना है, तो आपका सवाल बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको दोस्तों याद कर लेना, याद नहीं करना है वैसे तो मैंने बता दिया है आपको कि ये होता है आप, लेकिन फिर भी इनको जल्दी से याद कर लें तो और भी कठिनाई का सामना ना करना पड़ेगा। तो हमारे पास 60 के सामने वाली भुजा होती है वो √3 होती है, लेकिन सवाल में दिया है कोण 60 के सामने भुजा कितनी दी है 30 दी हुई है सवाल के सामने, यानी √3 बराबर हमारे पास 30 दिया है, तो एक की वैल्यू निकाल लें, √3 यहाँ भेज दें, तो परमीकरण कर दे रहे हैं दोस्तों, √3 से √3 ही बन जाएगा, तो काट दें, यानी एक की वैल्यू हमारे पास आई है 10√3। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमने √3 नीचे भेज दिया, तो यहाँ क्या बचा, एक ही तो बचा, तो एक की वैल्यू हमारे पास आई है 10√3, यानी हमारा जो ये लंबाई कितनी 10√3 है,
ए लंबाई कितनी है 20√3 है, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 30√3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, या फिर 2 और 1 3, 3 का इसमें गुणा कर दो तो 30√3 हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। क्योंकि उसने कहा है पेड़ की कितनी ऊंचाई थी, ये पेड़ की ऊंचाई थी दोस्तों, ये क्योंकि यहाँ से टूट के गिरा था, ये पेड़ की क्या थी, ऊंचाई थी। ठीक है दोस्तों, तो 30√3। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आए तो लाइक करें, ठीक है, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें।